डिफॉरेस्टेशन कार्यों में हमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम प्रजातियां लगा रहे हैं, चाहे हम गड्ढों में बुआई कर रहे हैं या हम बीजों की बुआई कर रहे हैं या कटिंग लगा रहे हैं, स्थानीय प्रजातियों का ही चयन करना चाहिए। एक्जोटिक स्पीसीज या दूसरे क्षेत्रों की स्पीसीज जो हमारे क्षेत्र में उगती ही नहीं, उनको उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना तो वो वहाँ के लिमिटिंग फैक्टर्स को झेल पाएंगी और ना ही वो वहाँ की इकोलॉजी में सूटेबल हैं। कई बार वो ग्रो तो कर जाती हैं, लेकिन स्थानीय प्रजातियों के लिए वो बहुत हानिकारक प्रभाव छोड़ती हैं। इसलिए स्मरण रहे, समस्त वृक्षारोपणों में उन्हीं प्रजातियों का चयन किया जाना चाहिए जो हमारी यहाँ की स्थानीय प्रजातियां हैं। बीजों के द्वारा रीजनरेशन का ऑपरेशन जब हम करते हैं तो दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। बीज अच्छा हो और बीज जिंदा हो, दो चीज़ें ध्यान रखनी है। अच्छा बीज हमें अच्छे वृक्षों से मिलेगा। अच्छे वृक्षों को, जो सुपीरियर वृक्ष हैं, ट्रीज हैं, जो हेल्दी होते हैं, मीडियम एज होते हैं, जो देखने में भी अच्छे होते हैं, ऐसे वृक्षों को हम प्लस ट्री कहते हैं। अच्छे बीजों को इकट्ठा करने के लिए हम एक स्थानीय प्रजातियों का सीड कैलेंडर भी बना के अपने पास रख सकते हैं, ताकि सही समय पर हम सफिशिएंट मात्रा में बीज को इकट्ठा कर सकें। जो बीज इकट्ठा किए हैं वो अच्छे हैं, जिंदा हैं या नहीं, उनका जर्मिनेशन परसेंटेज कितना है, हम उनकी जांच करवा लें ताकि हमें पता लगे कि वो जिंदा है या नहीं। दूसरा, उनका जर्मिनेशन परसेंटेज कितना है। ध्यान रहे, सुपीरियर यानी प्लस ट्रीज यानी इलाइट ट्रीज से इकट्ठा किया हुआ बीज, उनसे उगने वाले पौधे भी बेटर ही होंगे, और जब पौधे बेटर होंगे तो हमारे वृक्षारोपण भी अच्छे होंगे, बेटर होंगे। जिस तरह गोल चीज़ें, जैसे गेंद बॉल को हम पास पास लाते हैं, 2-3 बॉल को, 3 या 4 बॉल को पास लाते हैं तो बीच में थोड़ी सी जगह खाली रह जाती है, नो मैंस एरिया। इसी तरह जो मिट्टी के कण हैं, जब ये पास पास आते हैं तो बीच में थोड़ी सी खाली जगह रह जाती हैं, और ये खाली जगह ही कैपिलरीज बनाते हैं, केशिकाएं बनाते हैं। और इन कैपिलरीज में, इस खाली जगह में दो चीज़ ही एंटर होती हैं, या तो पानी और या हवा। कई बार नर्सरी में पौधे को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है, या कई बार उस पौधे को जिसको हम लगा रहे हैं वहाँ गड्ढे में पर्याप्त नमी नहीं है, कुछ दिन से एक छोटा सा ड्राई स्पेल आ रहा है। ऐसी कंडीशन में वृक्षारोपण कार्य को रोके नहीं, बल्कि जो थैलियाँ हैं उनको किसी बाल्टी में पानी भर के या पीपे में पानी भर के या टब में पानी भर कर, या किसी गड्ढे में वर्षा का पानी जमा है वहाँ इन थैलियों को सीधा खड़ा कर दें ताकि इनमें पानी एंटर हो सके। आमतौर पर हम देखते हैं लोग एक गड्ढे में एक पौधा लगा देते हैं और थावला बनाकर छोड़ देते हैं। यहाँ अगर हम थोड़ा सा सुधार कर दें, गड्ढे में एक पौधा तो हमारा है ही, थावले पर हम 3 बीज और अतिरिक्त सेफ्टी के लिए बो दें, तो हम इस विधि को कहेंगे 1+3 टेक्निक। इसका फायदा ये होगा कि हमारे गड्ढे के पास 4 पौधों का सेट है। ये नहीं हो सकता कि चारों में से चारों पौधे ही अगले साल हमें मरे मिलें। हो सकता है 4 में चारों जिंदा मिले, हो सकता है 3 जिंदा मिले, हो सकता है 2 जिंदा मिले, एक तो जिंदा मिलेगा। तो इस तरह से अगले साल गड्ढा खाली होने का खतरा काफ़ी घट जाता है। तो सेकेंड ईयर में कैजुअलिटी रिप्लेसमेंट का भी खतरा हमारे पास काफ़ी कम हो जाता है। हमारा श्रम बच जाता है, समय बच जाता है, पैसा बच जाता है, और अधिक सर्वाइवल परसेंटेज वाले वृक्षारोपण क्षेत्रों को हम एक साल में ही तैयार कर सकते हैं। जब हम गड्ढे की खुदाई करते हैं तो मिट्टी लूज हो जाती है, तो हम यूँ कहेंगे कि कैपिलरी टूट गई हैं, और जब पौधा लगाएंगे तो मिट्टी को वापस भर के हम दबाते हैं, तो इसका मतलब कह रहे हैं कि हम वापस से कैपिलरी बना रहे हैं। तो वापस कैपिलरी बनाने का फ़ायदा ये है कि जो पानी मिट्टी में अंदर समा चुका है वो वापस से ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। तो जब हम पौधा लगाते हैं, पौधा लगाने के बाद में ध्यान रहे पूरे पैर का वजन डालने के बजाय एडी पर वजन डालें। आपकी एडियों से वजन डालेंगे तो कॉम्पैक्शन ज़्यादा बेटर होगा। कॉम्पैक्ट ज़्यादा बेटर होगा तो कैपिलरी ज़्यादा अच्छे से बनती हैं। ये जो कॉम्पैक्शन का काम है, ये परिधि से, बाहर से परिधि से केंद्र की तरफ होना चाहिए, यानी गड्ढे की मिट्टी को बाहर की साइड से, गड्ढे के किनारे की तरफ से दबाते हुए, गोल गोल घूमते हुए आप धीरे 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 पौधे के पिंड की तरफ बढ़ें। ध्यान रहे, अगर आप पहले ही केंद्र की तरफ आएंगे तो पौधे के पिंड पर आपकी एडी का वजन पड़ेगा और पिंड टूट जाएगा, इससे जड़ों को नुकसान होगा। इसलिए ये जो दबाव का काम है, ट्रेडिंग का काम है, बाहर की परिधि से केंद्र की तरफ करना चाहिए, और अच्छी तरह दबाने का फायदा ये होगा
अंदर मिट्टी में कोई वॉइड नहीं रहेगा और मिट्टी अच्छी तरह जड़ों के संपर्क में रहेगी, अच्छी तरह से कैपिलरी रिफॉर्म होंगी और अच्छी तरह कैपिलरी रिफॉर्म होंगी तो भूमि में घुसा हुआ पानी कैपिलरी के फोर्स से ऊपर की तरफ मूवमेंट करता हुआ पौधे की जड़ों तक पहुंच जाएगा। इससे पौधा ज़्यादा वृद्धि करेगा, आपको इरिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बीज बुआई के बाद में आवश्यकता अनुसार अगर वहाँ पर वीड ज़्यादा आ रही हैं, खरपतवार ज़्यादा आ रही हैं, तो हमें खरपतवारों को हटाना चाहिए। बीजों के आसपास मिट्टी को भी थोड़ा सा नरम कर देना चाहिए। और अगर अंदर सूअर नीलगाय की समस्या है तो अगर सब बीजों को हम नहीं ढक सकते तो बहुत इंपॉर्टेंट जो जातियाँ हैं उन पर कुछ कांटेदार झाड़ियाँ हम लगा सकते हैं। और ऐसी कांटेदार झाड़ियाँ हम गड्ढों में रोपित पौधों को भी लगाकर अतिरिक्त सुरक्षा दे सकते हैं। एक और चीज़ ध्यान रखना है कि हम थैलियों को काट के इधर-उधर फेंक देते हैं, जो कि एक उचित प्रक्रिया नहीं है। उन थैलियों का उपयोग करना चाहिए, या तो आप उसको साफ कर दें, अन्यथा उस थैली को जहां आपने पौधा लगाया है कॉलर जोन के पास, उस फटी हुई थैली को सटाकर चारों तरफ फैला दें और उसके ऊपर 1 या 2 पत्थर का वजन रख दें। इससे हवा या बहते हुए पानी के साथ थैलियाँ डिस्प्लेस नहीं होंगी, वो अपना जगह नहीं छोड़ेंगी और इस तरह एक मिट्टी के ऊपर एक आवरण हो जाता है जिसको हम कहते हैं प्लास्टिक मल्चिंग। इस प्लास्टिक मल्चिंग से पानी का जो मॉइस्चर है मिट्टी में उसका लॉस कम होगा, वीड भी कम उगेंगी और हमारे पौधे को स्वास्थ्य ज़्यादा नमी मिलेगी। और ये भी पता लग जाएगा कि किसी ने थैली के साथ तो पौधा नहीं लगा दिया है, हमें ये भी ज्ञान हो जाएगा। हमने आज तरह तरह की बेस्ट प्रैक्टिसेज की बात की है। इन बेस्ट प्रैक्टिसेज को अगर हम वास्तव में अप्लाई करते हैं, उपयोग करते हैं, तो हमारे जो गुणवत्ता है वृक्षारोपणों की, वो गुणवत्ता अच्छी होगी, ग्रोथ भी उनकी अच्छी होगी, सर्वाइवल भी बेटर होगा और ओवरऑल जो नतीजे होते हैं वो वृक्षारोपणों के बहुत बेहतरीन होंगे।